नमस्कार, मैं प्रवीण अहलावत हूँ। आप 90 डिग्री देख रहे हैं। रामचंद्र जांगड़ा हूँ, चाहे राम कुमार गौतम हो, पिछले काफ़ी समय से इनको लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं। राम कुमार गौतम को लेकर जहां खास तौर से जाट समाज के बीच से अब लगातार सुगबुगाहट उठ रही थी कि जाट समाज को लेकर जो टिप्पणी राम कुमार गौतम ने की है वो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लगातार जो खाप नेता हों, खाप चौधरी हों, उनकी तरफ से भी राम कुमार गौतम का क्रिटिसाइज किया जा रहा था। लेकिन इसी बीच राम कुमार गौतम ने माफ़ी मांगते हुए एक नई बहस को जन्म दे दिया है। उनका कहना है कि उन्होंने जाट समाज को लेकर ऐसा नहीं कहा, बल्कि उन्होंने तो इनेलो केराज या अभय सिंह चौटाला को लेकर ऐसा कहा है। हमारे साथ जर्जर जिले के इनेलो पार्टी के प्रधान हैं सतपाल पहलवान जी, दूहन खाप के प्रधान भी वो हैं। पहलवान जी, लगातार राम कुमार गौतम पर ये आरोप लग रहा था कि जाट समाज को लेकर उन्होंने टिप्पणी की है। लगातार आप लोग ये कह रहे थे कहीं ना कहीं इसके पीछे बीजेपी की मंशा हो सकती है। उन्होंने माफ़ी मांगते हुए एक नई बहस को जन्म दे दिया है। सीधा सीधा उन्होंने कहा, जो मैंने कहा था वो इनेलो पार्टी को लेकर या अभय सिंह चौटाला को लेकर कहा है। हालांकि उस चीज़ का कोई समर्थन नहीं करता जिन शब्दों का इस्तेमाल किया। आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। तमाम आपके व्यूअर साथियों को मेरी तरफ से हाथ जोड़कर नमस्कार। और ये आरोप नहीं है। अगर खाली आरोप ही ये होते तो फिर उनको माफ़ी मांगने की जरूरत क्या थी? माफ़ी किस लिए मांगी? जब आरोप नहीं थे तो फिर उनको माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए थी। और वो बात को अब डाइवर्ट कर रहे हैं। वो बात को एक तरफ नहीं, दो तीन तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस किस्म का इंटरव्यू मैंने कल उनका देखा और जिस किस्म से हमारी खापें आई हैं, इन्होंने तो फिर इसका मतलब तो ये हो गया कि राम कुमार गौतम जी को तो कानून ने परमिट दे दिया किसी भी समाज के बारे में कुछ भी भाषा बोल लो। जो जिस किस्म के अमर्यादित भाषा और जिस किस्म के शब्द उन्होंने प्रयोग किए, पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो, कोई ऐसी बात तो गांव में बसने वाला अनपढ़ व्यक्ति भी नहीं कर सकता जो उन्होंने मंच के माध्यम से करी है। और जहाँ तक आप माफ़ी मांगने की बात करते हो, पूरी सर्व समाज के बीच में आकर राम कुमार गौतम जी माफ़ी मांगने का काम करें, क्योंकि पूरी कौम को बदनाम करने का काम उन्होंने सार्वजनिक जगह किया था। जो अभद्र भाषा उन्होंने बोली, वो भाषा उन्होंने सार्वजनिक जगह पर बोली थी, बंद कमरे में नहीं बोली थी। और फिर वो बताता है कि मैं इतना हिमायती हूँ, मेरा जाटों से बहुत प्यार है, मेरा जाटों से लगाव है, एक विशेष जाति का नाम लेकर के वो अगर इस बात को कहता है तो फिर उसको अपने भाइयों के बीच में आकर माफ़ी मांगने में क्यों हिचकारी है? सार्वजनिक जगह पर आकर माफ़ी मांगे है। अगर उनके दिल में हमारी कम्युनिटी के प्रति इतना है, हालांकि ना हमारी पार्टी ने कभी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने जात पात की राजनीति करी। मेरा जीवन भी 35-40 साल के आसपास रहा है, मैंने कभी जात पात को मानना ही नहीं। और हमेशा जब विधानसभा में भी अरविंद शर्मा और राम कुमार गौतम की जो खींचातान हुई, उसमें भी हमारे समाज के सब लोगों ने यही बात कही थी कि भाई बुजुर्ग आदमी था, अरविंद शर्मा को ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। लेकिन जो आदमी अंदर से जहर से भरा हुआ है और वो ये कहता है कि मैं 80 साल का हो गया, मेरे जान पूछ के नहीं कही। आप 80 साल के हो गए तो आपने यह नॉलेज क्यों कर है कि आपको दुष्यंत ने महक में ना दिए, 5 साल तक दुश्मन के पीछे लगा रहा। अरे भारतीय जनता पार्टी महक में नहीं दे रही तो ये फिर बढ़ाई करके मंत्री पद लेना चाह रहा है। जब आपका दिमाग ये कैसे काम कर जाए? अगला लड़ाई मैंने किसी जाति के खिलाफ, आपने स्टेज पर मंच पर किसी एक व्यक्ति का नाम तो नहीं लिया, आपने समाज के प्रति कही। अगिन के सुसरिया के ये शब्द भी यूज़ करें, उन्होंने मैंने नहीं कहनी चाहिए कैमरे पर। इस किस्म की अमर्यादित भाषा प्रवीण जी, जिस व्यक्ति ने जो बोल ली है, अगर वो अपने दिल से इस बात को मानता है कि मेरा इस कौम के प्रति प्यार है, जिस किस्म की भाषा उन्होंने कल बोल ली, अगवे तो भाई में तो बड़ा प्यार है, और तो मेरे पिताजी सरपंच बना दिए, मेरे को 2 बार MLA बना दिया, यही तो भूल होगी ना। क्या मंशा, इसके पीछे मंशा क्या है? फिर इसके पीछे केवल और केवल एक मंशा है। पूरे हरियाणा प्रदेश की नज़र जो है वो आज चौधरी अभय सिंह चौटाला पर टिकी हुई है। और चौधरी अभय सिंह चौटाला का ग्राफ जिस प्रकार से दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, पूरी विपक्षी पार्टियां के पेट में मरोड़ पैदा होगी कि भाई यो परिवार अगर आ गया तो फिर किसान कमेरे की लड़ाई लड़ी जाएगी। क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने टारगेट कराया, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को भी कराया, तक भाई इन्होंने जात पात को बढ़ावा दिया। चौधरी देवीलाल जी भी इसी प्रदेश में हुए थे, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी भी चौधरी देवीलाल जी के खून का अंश है उनके अंदर। चौधरी देवीलाल जी की सरकार में आपने देखा होगा कि जितने
जितनी हमारे यहाँ बिरादरियाँ थी, हर बिरादरी की भागीदारी चौधरी देवीलाल परम सरदेव चौधरी देवीलाल जी की सरकार में थी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने कभी जात पात की राजनीति नहीं करी। चौधरी ओम प्रकाश लांछन लगाते हैं कि इन्होंने तो नौकरियों पर डाका डाल लिया। कभी तो आप कहते हो कि भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पर्ची लेकर के नौकरी लगानी चाहिए, कार्यकर्ताओं के काम करने चाहिए। फिर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला क्या दोष, जिन्होंने पर्ची लेकर अपने कार्यकर्ता का मान सम्मान रखा, अपने कार्यकर्ता की पहचान करी, तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी कैसे गलत साबित हैं जब अपने मुंह से खुद राम कुमार गौतम ये बात कह रहा है कि भाई मैंने तो, इन्होंने तो लूटपाट करी। क्या कर दिया, क्या लूटपाट कर दी? राम कुमार गौतम जी अवसरवादी व्यक्ति हैं राजनीति में। यही वही परिवार था जिसको आज यह सब परिवार बता रहे हैं, जिस परिवार के 7-5 साल ये रहे विधानसभा के अंदर, पूरा प्या 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 करते रहे, मंत्री पड़ा मेरा खोपर लूट गया 12, मैं के मैंने 1 ला। तब उस परिवार के साथ क्यों गए? अगर ये परिवार इतना खराब था तो वो भी तो चौधरी देवीलाल के हैं। चलो 2 भाई यहाँ अलग अलग हो गए, लेकिन सामाजिक तौर पे और नैतिक तौर पे मैं खाप का प्रधान होने के नाते इस बात की मांग करता हूं कि राम कुमार गौतम जी सार्वजनिक जगह पर आकर के पूरे समाज से माफी मांगने का काम करें। इस बात को डाइवर्ट करने का काम राम कुमार जी ना करें। हरियाणा की सिविल सोसाइटी के कुछ आम लोगों से जब इस बाबत बात करते हैं रामचंद्र जांगड़ा या राम कुमार गौतम को लेकर, तो बस इतना सा कहते हैं कि नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है, इनको आखिर इतना सीरियस क्यों लिया जाए। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप इनको इतना सीरियस क्यों ले रहे हैं? हम सीरियस, क्या डर आप हम इसके पीछे क्या हमारे हो को सकता है? कोई भय नहीं है किसी से, हमारे को किसी बात का कोई भय नहीं है, लेकिन इस समाज के अंदर एक विशेष जाति को टारगेट करना और वो एक साजिश के तहत, और फिर उस बात को घुमा देना। भाई पीछे जो हालात खराब हुए इस प्रदेश के, वो हालात किसकी वजह से खराब हुए? जात पात का जहर किसने घोड़ा? राजकुमार सैनी जी के तो बयान आए और उसके कड़पा हाथ था सरकार का। आज वही हालात फिर पैदा किए जा रहे हैं। कभी राम कुमार गौतम के मुंह से बयान कवाए जा रहे हैं, कभी अपना रामचंद्र जांगड़ा के मुंह से बयान कवाए जा रहे हैं। भाई किसका बुरा कर दिया? राजनीति करना को बुराई तो है नहीं। और फिर राजनीति अगर आप लोग कर रहे हो तो राजनीतिक मंच पर राजनीतिक आदमी को बुलाने दो ना। आप पब्लिक प्लेस पर जाकर के आप एक पूरे समाज को मतलब अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हो तो वो तो पूरे समाज के लिए जाएगा। भाई एक आदमी का पर्सनल आपने नाम लेकर टारगेट करो, कोई बात नहीं, लेकिन आपने तो पूरा समाज ही लपेट दिया। और उस व्यक्ति के खिलाफ आप बोल रहे हो राम कुमार गौतम जी चौधरी देवीलाल चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के एक सूत के बराबर भी नहीं है राजनीति में। क्या इसे इस तरीके से देखा जा सकता है कि अब राम कुमार गौतम ने जिस तरह से आपकी पार्टी पर सारा वो उड़ेल दिया है, कभी RS यादव कहते हैं कि भाई चौटाला ऐसे थे, तो क्या ये माना जाए कि पहले कांग्रेस आप लोगों को सीरियस ले रही थी और अब बीजेपी आप लोगों को सीरियस लेने लग गई है? और राजनीति में तो आप उससे ज़्यादा जानते हैं कि साम दाम दंड भेद हर तरह की रणनीति है, अपनाई जा सकती है। क्या इस तरीके से देखा जाए कि बीजेपी में घबराहट फिर होने लगी है? जब जंगल में शेर लिकड़ता है प्रवीण जी, छोटे मोटे सौदे अपने आप भाग जाते हैं। ये हरियाणा प्रदेश में एक बात नहीं, हरियाणा प्रदेश नहीं पूरे देश में एक बात की चर्चा है कि भाई हरियाणा प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का ग्राफ लगातार, कल भी आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा, जिस प्रकार से हजारों की संख्या में नौजवान युवा साथियों ने अनेकों हलकों से जाकर के स्वयं अपनी इच्छा से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को ज्वाइन कराया है। आप इस बात को राजनीतिक तरफ लिया है, मैं इसको दूसरी तरफ ले जाना चाह रहा था। तो आप ये बताओ, जब दिन प्रतिदिन ज्वाइनिंग हो रही है तो दर्द तो स्वाभाविक होगा, लेकिन उस दर्द का इलाज चौधरी अभय सिंह जी के पास नहीं है। उस दर्द का इलाज हरियाणा प्रदेश की जनता मिटेगी इनका, क्योंकि जनता के दम पे ही लोग राजनीति करते हैं। और आज हरियाणा प्रदेश की जनता सर्व बिरादरी छत्तीस जात ये मन बना चुकी है कि भाई अगर हरियाणा प्रदेश में मजबूत आदमी, सच्चा आदमी, सुच्चा आदमी, पक्का आदमी अगर कोई है, जबान का धनी, तो वो चौधरी अभय सिंह चौटाला है। इसलिए लगातार निरंतर ग्राफ बढ़ता जा रहा है। हर लोगों ने ये देख लिया अब भाई को किसी ना किसी तरह से टारगेट करके और चौधरी अभय सिंह को बदनाम करने की कोशिश करो। आज ये उठा के लाते हैं मैम कांड को, कंडेला कांड को। भाई उसके बाद तो कांग्रेस की सरकार आ गई, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, वो इंक्वायरी क्यों नहीं हुई?
आप इस बात को भी समझो प्रवीण जी, ये बहुत सोची समझी रणनीति है कि भी किसी की छवि खराब करने के लिए आप कोई भी लांछन लगा दो, जो आपके मन में आओगे वो कह सकोगे। लेकिन जो सबसे मेन जो बात है, किसी एक जाति को टारगेट करना, मैं इस बात की घोर निंदा करता हूं कि जिस प्रकार से सार्वजनिक मंच से रामकुमार गौतम ने जब वोट मांगनी होती है तो फिर चौधरी उनके बीच में चले जाते हैं, और जब एक बार नहीं अनेकों बार इस किस्म के काम रामकुमार गौतम जी करते हैं, फिर माफी मांग लेते हैं। ये इसका मतलब तो ये होगा कि भी इनको परमिट दे दिया है, कुछ भी किसी जाति को टारगेट करो और फिर ये माफी मांग लो, बस वो तो सोल्यूशन हो गया। भाई जब समाज में कोई बात आपने कही है और एक समाज के प्रति कही है, अगर आप उस समाज के और पूरे सर्व समाज के हितैषी हो और आपने गलती कैमरे पे ही माननी है, तो आप गलती आकर के समाज के बीच में ही मांगने का काम करो। अगर ऐसा नहीं करते वो तो फिर नहीं करते तो उसके बाद फिर सारी सरोखाप पंचायत बुला करके को ना को आगे निर्णय लिया जाएगा। इसके बाबत कुछ रणनीति आप लोगों की चल रही है? वो भविष्य के गर्भ में अभी तो देखते हैं कि यह क्या है, लेकिन पूरा समाज इस बात के पीछे लगा हुआ है कि भी जिस किस्म से हमारे समाज को टारगेट किया जा रहा है बार बार, वो अशोभनीय है, वो निंदनीय है। उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। दीपेंद्र इतना आक्रामक नहीं है जितना आप लोग हैं इस मुद्दे को लेकर, क्या वजह? वो दीपेंद्र अपनी राजनीति करते हैं। आप भी बताइए ना, वो क्यों आक्रामक नहीं? मैं उनके बारे में मैं क्या बताऊं, वो बताने वाले होते तो फिर यहाँ ये बच्चे नहीं मरते हमारे यहाँ। आरक्षण देने का काम किसने किया था? तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने किया था, और वो आरक्षण पूरा ठीक तरीके से दिया नहीं गया, और नौजवान बच्चे उस बात को लेकर के कहीं ना कहीं आक्रोशित हो गए, वो मैदान में आ गए। वो मैदान में आ गए तो वो दंगा फसाद चाह रही थी सरकार, कुछ बोला मेरी के मन में थी कि मैं आगे लड़ी यार, तो वो गलत फैसला एक हरियाणा प्रदेश में होया और 30 बच्चे उस आरक्षण की भेंट चढ़े। अगर वो फैसला उचित होता तो ये दिन नहीं देखने पड़ते प्रदेश को। तो दीपेंद्र जी बताओ ना, कौम के साथ खड़े, किस चीज़ के साथ खड़े? समाज के साथ खड़े हैं। राजनीति की जगह है प्रवीण जी। राजनीति हमारे नेता है न 36 जात की राजनीति करी है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार के इतिहास में आपने दे दूंगा एक कभी जात पात की राजनीति करना काम नहीं करे। कभी भी जो भी सीट खाली हुई हरियाणा प्रदेश की राज्यसभा की, उसमें मोस्टली बैकवर्ड भाइयों को राज्यसभा में भेजा गया। जहाँ नौकरी देने की बात थी, सर्व समाज के वर्करों को साथ लेकर के चलते थे। वो ये नहीं था कि भाई उन्होंने एक जाट कम्युनिटी के बच्चे, जिस प्रकार का दुष्प्रचार और ये जहर आज फैलाया जा रहा है, इस किस्म की नीति चौधरी देवीलाल, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की नहीं थी, और ना ही आज चौधरी अभय सिंह की ये नीति है कि मैं भाई एक जाति की राजनीति मैं करूं। सुमित्रा महाजन जी को एक बार राज्यसभा भेजा था आप लोगों ने? सुमित्रा महाजन जी को भी भेजा था, राव मान सिंह जी को भी भेजा था, अपना वो कश्यप साहब थे उनको भी भेजा था, अनेकों ऐसे थे, रणबीर गंगवा जी को भी भेजा था जो आज पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने भेजा इनको। बताओ कहाँ जात पात का जहर घोलने का काम किया? रामकुमार गौतम जी एक बात कहते हैं कि भाई जहर घोड़ा, जहर कौन सी बिरादरी का घोड़ा है, ये तो साबित करो आप। कांड अरे कांड के बाद तो आप भी सरकार में रह लिए, पीछे भी रह लिए, मंत्री थे। रामकुमार गौतम भी सरकार में रहा ना। हुड्डा साहब ने भी महम कांड का तो जिक्र उन्होंने उठाया। भाई हुड्डा साहब खुद 10 साल मुख्यमंत्री रह के जांच क्यों नहीं कराई? भाई अगर चौधरी अभय सिंह चौटाला दोषी थे तो हुड्डा कांड में, जब उसके बाद 2005 के बाद 2014 तक भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री थे, भूपेंद्र हुड्डा जी ने उस टाइम पर जांच क्यों बैठा के ये साबित क्यों नहीं किया कि चौधरी अभय सिंह उस कांड के दोषी हैं? कहने को कुछ भी कह दे, कोई भी आदमी प्रूव करो कोर्ट में। आप दोषी तो इंसान तभी होता है ना जब कोर्ट में प्रूव हो जाए। ये केवल और केवल उन चीज़ों को गड्ढे मुर्दे उखाड़ने का काम करते हैं। अगर भी आज हरियाणा प्रदेश के जनमानस के दिमाग में एक बात बैठ गई कि भाई चौधरी अभय सिंह चौटाला जी बिल्कुल सर्वाइव कर रहा है और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी 2029 में सरकार बनाओगी, इस किस्म की साइनिंग इन कोडिंग हम आ गई। और 25 सितंबर की जो हमारी रैली हुई, उस 25 सितंबर की रैली के बाद सबको और ज़्यादा मरोड़े लग गए। अब वही नतार पार का खेल कर दिया। तो इस बात को लेकर के ये झूठे बदनाम क्या इसे आप ये मानते हैं कि रामकुमार गौतम ना केवल बीजेपी की तरफ से बल्कि एज ए कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन भी बनकर वो बात कर रहे हैं? वो इस मुद्दे पर आप उनकी भाषा को समझो। जो समझदार व्यक्ति वो समझते हैं। वो इस बात को घुमा करके उन्होंने अपने भाषण में कल ये भी कहा कि ये तो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ भी बोलते हैं, ये हमारे खिलाफ नहीं बोलते। तो क्या वो उनके बिहाफ पर भी बोल रहे हैं? वो बिल्कुल डेफिनेट, ये सारे मिली भगत है भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की। ये मिली भगत करके तो बात कर रहे हैं ना। पीछे भूपेंद्र हुड्डा को खराब बता रहा था ये भूपेंद्र हुड्डा कल जाकर बोला रणबीर यूनिवर्सिटी में गया हुआ था, वहाँ बोला
ये चौधरी रणवीर को भी बोला, रणवीर कह के बोल रहे हैं और बोला भाई मैं तो जाटा का हिमायती, जाटा हिमायती मान लेंगे गौतम जी आपने, आप समाज के बीच में और सार्वजनिक रूप तक हो, अगर भाई मन ने जो अल्फाज कहे वो बिल्कुल गलत थे, वो नहीं कहने चाहिए थे आपने, फिर हम मान लेंगे आप कितने पाक साफ हो, आप राजनीति नहीं करते। एक अदद एमएलए जो कि मंत्री भी नहीं हैं, अगर आप उससे ही घबरा जाएंगे तो फिर दीपेंद्र हुड्डा जैसे, हम नहीं घबरा रहे, उसकी बात का जवाब भी नहीं दे परवीन जी, परवीन जी उसकी बात का जवाब भी नहीं देंगे, घबराने की क्या बात है इसमें। जब अगले ने एक गलत स्टेप कराया है और वो खुद इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भाई मैंने ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, तो जानबूझ कर ये चीज़ें होती नहीं। पढ़े लिखा व्यक्ति है, वकील है, वो कोई अनपढ़ तो है नहीं। अगर भाई अनपढ़ आदमी है, उसको नॉलेज नहीं है, तो क्या मुंह माथा काट रहा है। अगर वो 80 साल का था तो चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। चुनाव लड़ने के लिए तो दिमाग हो जाता है, और फिर किसी एक कौम को टारगेट करने के लिए सीधा सीधा उसको, मतलब इतने गंदे शब्द यूज कर रखे, मीडिया में पढ़ लियो आप, मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहता, बटेउर फलाना ढिकड़ा और सौड़ा और सुसरा सब की में लपेट कर रख रखे है उसमें। तो इस किस्म की भाषा बोलने का दिमाग कहाँ से आ जाता है। तो बिना हड्डी की जुबान होती है सर। नहीं, बिना हड्डी की है तो किसी का बाबू बावड़ा हो जाए तो काम ना पड़वा दे, बांधना पड़ेगा भाई। किसी का बाबू, मेरा ही बाबू अगर बावड़ा हो जाए दूसरे ने क्यों कह दूं, तो मैं गाँव ने थोड़ा पड़वा दूंगा। उसका तो इलाज फिर सरकार को करना चाहिए। जिस भारतीय जनता पार्टी सरकार का विधायक है, अगर सरकार उसको नहीं ठबकती तो फिर इसका मतलब सरकार भी उस बात में उसके कड़पा हाथ रखे हुए है। आप अभी जसिया गए हैं जी, हुड्डा साहब तो अभी भी नहीं पहुंचे, आप भी अभय सिंह चौटाला के साथ आप मंच पर खड़े थे। हुड्डा साहब गए कब थे? आज तक नहीं गए हैं, आज तक नहीं गए। छोटू राम दोबारा से आपने वहां से यही ऐलान दोबारा से किया है कि राजनीति को हम बेशक से साइड में रख सकते हैं, लेकिन समाज के लिए हम हमेशा से खड़े हैं। छोटू राम किसी एक कौम के व्यक्ति थोड़ा थे परवीन जी, इससे तो बड़ी सियासत हलचल होना लाजमी है। इससे बड़ी सियासत तो छोटू राम किसी एक धर्म, एक जात, एक बिरादरी के नेता नहीं थे, और वो छोटू राम धर्म में आस्था है। तो अभय सिंह तो हर बार जाते हैं, डोनेशन भी दे के आए हैं, 1 करोड़ रुपया पहले बोल रहा था और 11 लाख रुपये अब की बार भी दे के आए हैं। तो ये तो केवल और केवल कुछ एक आदमियों की नीतियां होती हैं कि भाई किसान का नाम लेकर आप राजनीति कर लो, लेकिन किसान के साथ उसका लेना देना, उसके हितों के साथ लेना देना कोई नहीं है। वो तो केवल इस बात के लिए है कि भाई मैं खाली नाम लेकर के राजनीतिक रोटी तो सेक लूं, लेकिन समाज के लिए खड़ा नहीं होना पड़े। समाज के लिए खड़े नहीं होगे फिर लोग कौन मानेगा। देखिए, आप भी हर सोसाइटी में जाते हैं, हर समाज में जाते हैं, तो क्या आप मानते हैं क्या आगे हरियाणा की राजनीति की दिशा ये सांप्रदायिक बातें या ऐसे सांप्रदायिक लोग तय करेंगे, या हरियाणा का भाईचारा, उस पर आप लोग भरोसा करते हैं? क्या मानते हैं आप, क्या सांप्रदायिकता ही अब सच्चाई है हरियाणा की राजनीति की, यही आधार है? यही मैं और मेरी पार्टी के नाते ला लो, चाहे खाप प्रधान होने के नाते ला लो, मैं पूरी अपने सर्व समाज से, अपनी जाति से एक ही बात कहता हूं, भाई कोई भी गलत स्टेप आपको नहीं उठाना है। आप बिल्कुल तरीके से, व्यवहार से, पंचायती रूप से, इस बात को सामाजिक रूप से आप कहने के हकदार हो। सांप्रदायिकता फैलाने के हम पक्ष में हमारी पार्टी भी नहीं है, हम भी नहीं है 1% भी, मैं क्लियर कर देता हूं। और पहले भी हमने तो ये होया, तब उसमें भी फैसले की ही भूमिका निभाई थी। लेकिन जिस प्रकार से ये बयान दिलाए जा रहे हैं, उस बात को आप क्या समझोगे? जो एक विशेष को जाति के को टारगेट करके अभद्र भाषा, आप शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, उस बात को आप क्या समझोगे? वो तो फिर वही दिशा देने का काम हो रहा है ना। और जो समाज है, मैंने पहले भी अपने वीडियो में कई बार कहा है परवीन जी, सर्व समाज सबसे बड़ा है, वो एक फुलवाड़ी है, एक गुलदस्ता है। हम अपने स्वार्थ के लिए किसी एक कौम को टारगेट करें, अगर भाई इस कौम ने तू टारगेट कर दे, तेरे को मंत्री पद मिल जाएगा, तेरे को मंत्री पद ना मिल रहा है, और न्यू कहबला ये इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार नहीं बनाती, तू पतरे मत देखे दादा, तू अपना आगा देख लिए, तू बनेगा कि ना बने। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी तो निश्चित तौर पर सरकार बढ़ाओगी, लेकिन जिस किस्म की भाषा बोल रही है ना, आगे विधानसभा का मुंह देखने तो भीतर से गरम कर, ये दावा बिल्कुल पक्का दावा मेरा। चलिए, ये भी पूछेंगे जब चुनाव होंगे 29 के बाद, क्या सतपाल पहलवान केवल इसलिए आहत हैं कि अब उन्होंने इस बहस को आपकी पार्टी की तरफ मोड़ दिया है, या आप खाप प्रधान होने के नाते आहत हैं, या समाज से होने के नाते आहत हैं? मैं राजनीतिक व्यक्ति कम हूँ परवीन जी, आपको पता है, मैं सामाजिक व्यक्ति रहा हूँ। पूरा मेरा जीवन 63 साल का सामाजिक रहा है। ठीक है, मैं राजनीति में
हूँ, आज भी हूँ, पहले भी था, लेकिन मैंने कभी भी ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं किया कि जो किसी एक जाति वर्ग को ठेस पहुंचे, किसी एक बिरादरी को ठेस पहुंचे या किसी और चीज को। और ना मैं इस बात को मानता, मैं केवल इस बात को मानता हूँ कि भाई हमने, हमारी जाति ने कौन सा कसूर कर दिया। इस देश की सेवा करने में हमारी जाति सबसे अग्रणी, बॉर्डर पर मरने वाले बच्चे सबसे अग्रणी हमारे, इस देश का भरण पोषण करने वाले बच्चे हमारे, और फिर उसी जात को जलील करवाया जा रहा है। इसका मतलब क्या है? देखिए पहलवान जी, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अगर थोड़ा सा इतिहास में अगर पीछे जाते हैं तो जाट या गैर जाट की राजनीति का आधार हरियाणा में पहले भी रहा है। चौधरी भजनलाल के टाइम पे आप कह सकते हैं, या सबसे पहले पंडित भगवत दयाल शर्मा होते थे जो इस मुद्दे को उन्होंने खूब उठाया था। तो ये आधार तो पहले भी रहा है, लेकिन अब चूंकि बीजेपी बहुत ज़्यादा मजबूत है और ये बातें निकलकर सामने आती हैं, तो चाहे कांग्रेस हो या चाहे आप लोग हों, आप लोगों को बड़ी दिक्कत आज के दिन होती है। आप अपनी रणनीति बनाइए, सामने वाला चाहे किसी भी रणनीति के तहत कर रहा हो। वो ये राजनीतिक बातें नहीं है परवीन जी, मैं फिर आपको कह रहा हूँ, आप इसको राजनीतिक दिशा दे रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ, अब जो शब्दावली प्रयोग करी गई समाज में खड़ा हो गए एक समाज के प्रति, मैं उस बात पर चर्चा कर रहा हूँ। राजनीतिक रणनीति अपनी पार्टियां अलग काम है, वो उनका बना, हर एक आदमी बनाता है, हर एक करता है, लेकिन जो शब्दों का प्रयोग किया गया, जिस भाषा का प्रयोग किया गया एक विशेष कम्युनिटी के प्रति, तो ये कोई बात, मैं इस बात को बिल्कुल कंडम करता हूँ। क्या इसके लिए उनका घेराव करने की प्लानिंग है? उसका फैसला सरोखा पंचायत करी जाएगी। अगर इसी किस्म का व्यवहार और इसी किस्म की बात अगर रही तो फिर पूरे देश की सरोखा पंचायत बुलाई जाएगी और उस पंचायत में निर्णय कराया जाएगा कि इसका क्या फैसला हो। आपके निजी विचार क्या रहेंगे? मेरे तो सामाजिक तौर पर विचार है, राजनीतिक लाभ लेने के लिए हम नहीं कोई काम करते। मेरे साथ, मैं जिस कौम में पैदा हो रहा हूँ परवीन, क्या उस कौम के बारे में ही बोलने का मेरा अधिकार नहीं है? राजनीतिक एक अलग मंच है, सामाजिकता एक अलग मंच है। जिस दिन तक सामाजिकता टूटी है, सामाजिक ताना बाना प्रदेश का टूटा है या देश का टूटा है, तो फिर वो देश और प्रदेश के हित में वो चीज़ नहीं होती। बहुत बहुत शुक्रिया पहलवान जी तमाम बातचीत के लिए। लिए बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या इस तरह की जो सांप्रदायिक शब्दावली है, क्या एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी कहें या इंडियन पॉलिटिक्स कहें, हरियाणा की राजनीति के संदर्भ में देखें, समाज के संदर्भ में देखें, क्या इस तरह की कोई जगह बनती है? और पहले भी इस प्रदेश ने काफ़ी आर्थिक नुकसान, आपसी भाईचारे का नुकसान झेला है। अगर रामचंद्र जांगड़ा और राम कुमार गौतम जैसे लोग अगर इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल करते रहे, तो क्या आपको लगता है कि क्या वो हरियाणा को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं, या वो बेशक से क्या बीजेपी की राजनीति को आगे ले जाने की बातें कर रहे हैं? क्या बीजेपी कभी इस बात को मानेगी कि उसकी राजनीति जो वृद्धि है, क्या उसका आधार केवल सांप्रदायिकता है? बड़े सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं और इसको लेकर जो खाद्य प्रधान हैं वो बड़े आहत हैं। हालांकि उनकी माफ़ी के बावजूद भी वो चाहते हैं कि सार्वजनिक रूप से आकर राम कुमार गौतम को है वो माफ़ी मांग लेनी चाहिए। हालांकि ये भी कहते हैं कि माफ़ी मांगने से कोई आदमी छोटा नहीं होता है, लेकिन अब ये आने वाला समय ही बताएगा कि खापे क्या करती हैं, जो अन्य लोग हैं वो क्या करते हैं, राम कुमार गौतम हैं क्या करते हैं। लेकिन ये मुझे और आपको भी मिलकर ये फैसला करना होगा कि क्या ऐसी बातों से हरियाणा को आगे बढ़ाना है या आपसी भाईचारे के साथ है हरियाणा को और यहाँ की पॉलिटिक्स को आगे लेके जाना है। बड़ा सवाल ये अब भी जो कहते हो बना हुआ है। शुक्रिया।